नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। चलिए, आज से एक और शुभारंभ कर दिया गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि 1 से 5 शिक्षक हैं तो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है। जरूर परचेज करें और पढ़ें। जल की रानी किसको कहते हैं? देखिए प्रश्न आया है, कितना इजी प्रश्न है। हमें तो लगता है कि आप 25 में यहाँ पर जरूर 25 कर लीजिएगा। तो इस तरह का आप अगर हौसला को आजमाइश करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए और सारे नोट्स और पीडीएफ को देखिए। आपको 101% सफलता कदम चूम रही है कि नहीं चूम रही है। जल की रानी किसको कहते हैं? मछली, घोघा, तिलचट्टा या सांप? तो सभी कोई मार दिए होंगे कि जल की रानी मछली को कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की भी चल रही है। मेढक का श्वसन अंग है। मेढक जो है श्वास लेता है, किस चीज से श्वास लेता है आपको बताना है। ठीक है, नसा छिद्र से, फेफड़ा से, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों से या कोई नहीं। तो देखिए मेढक जो है यहाँ पर उभयचर प्राणी है। क्या है? उभयचर प्राणी है। वह पानी में भी रहता है और वह स्थल पर भी रहता है ना। तो दोनों जगह पर रहता है। इसलिए जब पानी में रहता है तो वो यहाँ पर क्या करता है? नसा छिद्र से लेता है और जब पानी बाहर रहता है तो फेफड़ा से लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों तरह से इसकी व्यवस्था की गई है। तो इसमें दोनों श्वसन अंग है, इसका 2 श्वसन अंग होता है, इसलिए दोनों जगहों पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, पानी में तैरने वाली वस्तु कौन है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। छत्तीसगढ़ में ये पूछ दिया गया था कि पानी में तैरने वाली वस्तु कौन है? पत्थर, सूखा पत्ता, सिक्का या लोहा? इसमें से कौन ऐसा है जिसको पानी में डालेंगे तो तैरने लगेगा? तो देखिए इसमें सबसे राइट आंसर जो सूखा पत्ता। देखिए पर्यावरण जो होता है ना, आपकी दिमागी उपज होती है, आपकी दिमागी उपज होती है। और इस तरह का प्रश्न जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो आपको देखिए टेक्स्ट बुक में पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करना है तो क्या क्या कीजिएगा, बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 6 से लेकर के 8 तक का कम से कम आप भूगोल को देख लेना होगा, उसके बाद उसके राजनीति शास्त्र को देख लेना होगा और विज्ञान को। इतना देख लीजिएगा तो आपका पर्यावरण सेक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। पर्यावरण का कोई अलग से किताब विशेष आपको नहीं दिया गया है जिसमें पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज, यानी अपने आसपास के चारों तरफ से प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आपको यहाँ पर दिमागी समझ होनी चाहिए। तो पर्यावरण का नोट्स भी बन करके तैयार हो गया है और ये सारा प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक का ही है। छत्तीसगढ़ में पूछा है लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में 1 से 1 मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ हो या आपका झारखंड हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सभी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही अंश होता है। ठीक है, सिर्फ झारखंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसलिए जेसीईआरटी आपका लिखा हुआ है। अब देखिए तो इस तरह का आपका नोट्स बना हुआ है और 30 रुपये में आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में तो अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पटसन या जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है आपको बताना है। साहिबगंज में, पलामू में, गढ़वा में या पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो देखिए पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होता है। आप सभी को जानते हैं सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है।
किसानों की मिट्टी को पोला कौन करता है? चलिए, बहुत बार प्रश्न आने वाला है और आया हुआ है, 1 लाख बारी प्रश्न को समझ लीजिए आया है, बहुत MBBI है। तो किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को खाद युक्त कौन बनाता है? सब बहुत बार पूछ दिया गया है। तो कौन बनाता है? केचुआ, तिलचट्टा, घोघा या कोई नहीं? तो किसानों की मिट्टी को जो पोला बनाता है, नरम बनाता है, उसका नाम है देखिए केचुआ। क्या नाम है? केचुआ। एकदम याद रखिएगा, केचुआ बार बार पूछता है और केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं ना, पूछ दिया है। रुई और जूट प्राप्त किए जाते हैं जंतु रेशे, पादप रेशे, मिश्रित रेशा या कोई नहीं? देखिए, रुई किससे निकलता है और जूट किससे निकलता है? तो रुई देखिए, एक पौधा होता है, कपास से भी रुई निकलता है और रेशम से और आपका जो है यहाँ पर सेमर जिसको कहते हैं, सेमर से, उससे भी रुई निकलता है। तो ये कपास और रेशम क्या है? तो ये पादप है, ये पादप है, पौधा है। और जूट भी उसी रेशे से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सभी किस प्रकार का है? तो पादप रेशा है। जो पादप है से प्राप्त होते हैं उसको पादप रेशा, और जो जंतु से प्राप्त होंगे उसको जंतु रेशा। तो रुई तो जंतु से नहीं होता है और जूट भी जंतु से नहीं प्राप्त होता है, रुई और जूट पादप से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पादप रेशा में चला जाएगा। ठीक है, किसमें? मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, 1 से 5 शिक्षक के लिए एटम बम लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इस एटम बम में 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें 20-20 प्रश्नों का 35 टेस्ट सीरीज होगा और 25 सफलता सीरीज का टेस्ट होगा, जिसमें सारे MBBI क्वेश्चंस और विभिन्न राज्यों के आए हुए प्रश्न पत्रों का संकलन किया गया है। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो ये समझिए आपके लिए रामबाण प्रश्न है। और यहाँ पर एक एटम बम लॉन्च कर दिया गया है, जिसको आप 3 दिनों में पढ़ करके यहाँ से बहुत ही प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आपको हम बता दें, यहाँ से इस सीरीज को 100 रुपये में अभी के अभी मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, इससे प्राप्त कर लेंगे और ज़रूर पढ़ लेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो अभी के अभी मोबाइल नंबर देख करके कॉल करेंगे और यही मेरा फ़ोन पे नंबर है, इसी पे आप फ़ोन पे करके आराम से यहाँ से आप व्हाट्सएप पर सारा नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ करके 3 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। LED का पूर्ण नाम क्या है? ये भी प्रश्न आपका 1001 बार पूछा जा रहा है कि LED का पूर्ण नाम क्या है? लाइट एनर्जी डायोड, लाइट इलेक्ट्रिक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए, LED का अर्थ होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड ना, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं इसको? लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED का पूर्ण नाम जो होगा वो आपका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है, हो सके कि अब बार आपकी भी पारी आ जाए, इसलिए आप इसमें कसर नहीं छोड़िएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न पूछिए, आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। घर में रहते हैं ना, घर में तो देखते होंगे बहुत सी लेडीज, या आप भी कभी खाना बनाते होंगे, तो आटा जब पिसा के आता है तो चलनी लेते हैं, आटवा के चालते हैं। क्या करते हैं? आटवा के चालते हैं। तो जो आटवा के चोकर होता है वो रह जाता है ऊपर चलनिया पर, आटवा नीचे थारी में चला जाता है। तो ये किस विधि से? आटा था, आटा से ये चोकर निकला है, ये क्या निकला है? चोकर। और नीचे क्या निकला है? आटा। तो किस विधि से अलग करते हैं? तो आटा से चोकर को अलग करने की जो विधि है वो किस विधि से करते हैं? तो चलनी विधि कहते हैं या उसको चालन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चालन विधि। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जल है? 71%, 80%, 90% या 60%? तो देखिए, विश्व की यदि बात करेंगे तो लगभग जल का जो है प्रतिशत जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो 71% है, और आपका यहाँ पर पूछा भी गया था, इसलिए हमने इस प्रश्न को ला दिया। तो 71% इसका लगभग जो है माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन है? बलित पर्वत, वर्षोत्तर पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत जिसको हम लोग यहाँ पर जो कहते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और वो जो है आपका देखिए हिमालय के रेंज में पड़ता है। और यह पर्वत का जो प्रकार है वो वलित प्रकार का है। किस प्रकार पर्वत है? वलित पर्वत है। तो अब ऊंचा पर्वत यहाँ नाम नहीं दिया है, तो इसलिए उसका नाम है वलित पर्वत, जो हिमालय के गिर पड़ता है। तो वलित पर्वत इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक ज्ञात सभी तत्वों में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? ये भी 1001 से ज़्यादा और प्रश्न पूछ दिया गया है आपके सभी एग्जाम में। तो अब तक ज्ञात सभी तत्वों में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? सोना, चांदी, तांबा या हीरा? तो अब तक यहाँ जितने ऑप्शन है उसमें सबसे अधिक कठोर पदार्थ देखिएगा तो वो आपका हीरा होता है, जो चट्टानों को छेद करके पानी भी निकालता है, ड्रिलिंग के काम में चलता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर,
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? देखिए ओजोन परत ना क्षोभ मंडल और सताप मंडल के बीच एक परत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन मंडल को मापने के लिए कोई इकाई होगा ना, तो बहुत बार ये इकाई पूछ दिया गया ओजोन मंडल के मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर डॉप्सन क्या करते हैं? डॉप्सन का प्रयोग करते हैं ना। डॉप्सन का, जल का नहीं, डेसिबल का नहीं, बैरोमीटर का नहीं, डॉप्सन मात्रक प्रति इकाई का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, वायुमंडल को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? वायुमंडल में उड़ने के लिए, वायुमंडल को नहीं, वायुमंडल में जब उड़ना है, हवाई जहाज ही सबको उड़ाते हैं, तो किस मंडल में हवाई जहाज को उड़ना जो है आदर्श माना जाता है? यहाँ पर प्रश्न हो जाए हवाई जहाज उड़ने का आदर्श माना जाता है क्षोभ मंडल में, सप्ताप मंडल में, ओजोन मंडल में या आयन मंडल में। तो देखिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद ऊपरी पर समताप मंडल आता है। इस मंडल की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, जिसपे पेड़ पौधे नहीं टकराते हैं और ये बल्कि साफ रहता है। तो इसी समताप मंडल में जो है हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वायुमंडल आदर्श माना जाता है। ठीक है, इसी समताप मंडल में। ओके, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो चारों ओर वायु से घिरा हुआ क्षेत्र, किससे घिरा हुआ है? वायु से। तो जो वायु से घिरा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। जो वायु से घिरा रहेगा उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, जो वायु से घिरा रहेगा उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान में से एक है, कौन है? जम्मू कश्मीर, कुरला, सुगम या द्रास। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में से एक कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, कुरला है, सुगम है या द्रास है, कौन है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के सबसे ठंडा स्थान में से जो माना जाता है वो आपको देखिए माना जाता है द्रास। कौन माना जाता है? द्रास माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रकार के जगहों में रात का तापमान घटकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? बताना है आपको कि कौन सा ऐसा तापमान है जिसमें दिन का तापमान बढ़ जाता है और रात का तापमान जो घट के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, महासागर के जल में या रेगिस्तान में? तो देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है रेगिस्तान को। ठीक है, रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के समय तापमान यहाँ पर जो है 40-45 डिग्री भी चला जाता है, लेकिन रात के मध्यम जब होता है तो यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। यानी जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ का तापमान में इस प्रकार का उतार चढ़ाव होता रहता है, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका कि शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है? देखिए एक होता है ऊर्जावर्धक, ठीक है, ऊर्जादायक भोजन, और एक होता है शरीर वर्धक भोजन। दो गौतम दिमाग में रखिएगा, बार बार पूछता है। एक होता है ऊर्जा युक्त भोजन, ऊर्जा, ठीक है, और एक होता है शरीर वर्धक भोजन, एक होता है शरीर वर्धक, शरीर को बढ़ाने वाला। तो शरीर में ऊर्जा देने वाला कौन है? तो ऊर्जा देने वाला देखिए आपको है कार्बोहाइड्रेट ना, और शरीर में वर्धक बढ़ाने वाला कौन है? तो ये आपको देखिए प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो शरीर वर्धक भोजन उस किसको कहेंगे? प्रोटीन को। और शरीर ऊर्जादायक भोजन किसको कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिएगा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त प्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त प्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी ना। तो देखिए लौह तत्व की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं एनीमिया ना। लौह तत्व की जब कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी होती है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। और देखिए तो छत्तीसगढ़ में जितना हम देख रहे हैं कि आपको पूछा गया है वो सभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही आपको प्रश्न है। तो इस तरह का जो शिक्षक का प्रश्न होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, पक्का इससे प्रश्न आपको भिड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा भिड़ेगा, थोड़ा बहुत की बात मत कीजिए। ठीक है, वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए अभी प्रश्न पूछ दिया गया है, वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मांस का भक्षण करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? तो ये 2016 छत्तीसगढ़ में आया है, तो मांस का जो भक्षण करेगा उसको क्या कहें? मांसाहारी। और ये हमारे भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो दोनों तरफ से देखिए महत्वपूर्ण हो रहा है। तो हम तो यही बोलेंगे कि 101 रुपये का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, उसका सारा प्रश्न यदि आप बना करके और 10 मिनट के अंदर जो सेट मारना रहता है, अगर आप मार ले रहे हैं डेली, तो आप समझिए कि वहां से बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और वहीं से प्रश्न भिड़ने जा रहा है। ठीक है, पालकोट अभयारण्य किस जिले में है? गुमला, कोडरमा, धनबाद या चतरा। ठीक है, तो पालकोट अभयारण्य जो है
वो गुमला में है ना, किस में है, गुमला में। अब आपको हम बता दे रहे हैं ये सभी देख रहे हैं ना, ये सभी जितने प्रश्न देख रहे हैं इसको ट्रिकी स्तर से भी हमने बनाया है, 100 ट्रिक से भी है। तो जो जुड़ेंगे 351 में देखिए उनको क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है 100 वाला, और उसके बाद सारा नोट्स भी मिल जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, उनको क्लास में जोड़ करके क्लास भी दिया जा रहा है। तो 351 आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है अगला, ओजोन परत की मोटाई ये हो गया है, वायुमंडल को उड़ने के लिए ये भी हो गया है। और क्या है, चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। चलिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान ये भी हो गया है। रात का तापमान ये रेगिस्तान में होता है, देखते हैं और कहाँ पर है। लौह तत्व की कमी से तो ये एनीमिया होगा। मांस का भक्षण मांसाहारी। चलिए यहीं पर हम लोग थे। पालकोट अभयारण्य गुमला हो गया। चलिए ये भी आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है, याद रखिएगा, पूछा है कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, नहीं है पूछा है। प्राइमरी कलर कौन नहीं पूछा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ये नहीं पूछा है कि कौन है। तो देखिए याद रखिएगा, लोग जाते हैं ना तो लहंगा लेके जाना पड़ता है, जब अपनी बीवी के पास जाते हैं मायका तो लहंगा लेके जाते हैं ना, तो लहंगे से याद रख लीजिएगा का प्राथमिक कलर। तो लहंगा में ल से हो गया देखिए लाल, ल से लाल, ह से हरा और ना से नारंगी। तो लहना बड़ी काम का चीज आपके लिए है, याद रखिएगा। तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, बाकी प्राथमिक रंग कोई नहीं होता है। तो देखिए यहाँ लाल नीला है, ये भी प्राथमिक रंग है, लाल है ये भी प्राथमिक रंग है, हरा है ये भी प्राथमिक रंग है। एक वो बच गया देखिए पीला, तो ये प्राथमिक रंग नहीं है। और आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा ना। तो लहंगा बहुत कमाल का चीज होता है, एकदम याद रख लीजिएगा। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, कृमि, जीवाणु, वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो फाइलेरिया रोग जो होता है देखिए ये आपको फूलने वाली है, तो ये कृमि रोग होता है, ठीक है। तो देखिए आप सभी को हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप जो है लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पत्र आपको सभी राज्यों को मिलने वाला नहीं है। दूसरा 101 रुपये का टेस्ट सीरीज में जुड़ना एकदम नहीं भुलाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप अपना आकलन कर पाइएगा। अब पूरे कोर्सेज में यदि 100% स्कोर करना है तो 351 एकदम ले लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात, तो यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने शिक्षक बंधु के साथ, और मोबाइल नंबर दे करके अभी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न पत्र आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और अभी हाथ से लिखा हुआ नोट्स, अभी टेक्स्ट बुक पर और एक्सरसाइज वाइज मिल रहा है, ये नहीं कि इधर उधर का नोट्स बनाया हुआ है। निम्न में से नीला ग्रह किससे कहते हैं, शनि को, पृथ्वी को, मंगल को या बृहस्पति को। तो नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर जल की बहुत अधिकता है, इसी कारण जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी जो नीला हो जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 5 जनवरी, 5 नवंबर या 5 सितंबर, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, हमें लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा बार प्रश्न पूछ गया और हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जून महीने में 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब मात्र 3 दिन शेष बचे हैं, और इस 3 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ से पढ़ लें, परीक्षा पास। AFKP, तो इसके अनुसार देखिए है BGLQ, तो CHMR के अनुसार यहाँ पर क्या भराएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर जो भी होता है इसमें लोग संबंध देखते हैं कि संबंध किस चीज का आ रहा है, ठीक है। तो देखिए संबंध इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दे रहा है, तो हमारा देखिए दिया हुआ है AFKP, और इसके नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए इसका संबंध इसके नीचे लिख लीजिएगा BGL और Q, ठीक है। तो A के बाद देखिए B आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा F के बाद G आ रहा है, K के बाद L आ रहा है, और P के बाद Q आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हुए आ रहा है, तो अगला का भी उसी प्रकार से संबंध हमको बना लेना है ना। तो देखिए अगला लिखा हुआ था हमारे पास CHMR, यही लिखा हुआ ना। तो इसके अनुसार क्या संबंध होगा, तो देखिए इसके अनुसार आ रहा है C के अनुसार एक आगे बढ़ेंगे तो D होगा, H के अनुसार एक आगे बढ़ेंगे तो I होगा, और यहाँ पर M के अनुसार बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा N होगा, और R के अनुसार बढ़ेंगे आगे तो क्या होगा S होगा, ठीक है। यानी DINS इसका आंसर होगा। तो DINS देखिए है किस में, यह है B में, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग बहुत ही आसान होते हैं, और इसी तरह से इसको चुनते चलिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, असमान विकल्प का चयन करें। जो इसमें से असमान है, सबसे अलग है, वह विकल्प कौन सा है आपको चयन करना है, ठीक है। तो
तो देखिए वह विकल्प के लिए आपको क्या है यहाँ पर, वह विकल्प देखिए ई, उसके बाद एफ है, फिर जी, यानी शुरू वाला 2 गो है अक्षर और बीच में एक अक्षर है, उसके आगे वाला 2 अक्षर है। तो इस तरह का संबंध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टी 2 गो हो गया, तो टी के बाद क्या आता है, यू आ गया, और उसके आगे चल गया तो भी 2 गो हो गया। यानी जो अक्षर है पहली बार, उसके बाद उसके आगे वाला अक्षर आना चाहिए, और उसके बाद सेकेंड अक्षर यहाँ पर 2 बार आना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला अक्षर 2 बार, फिर सेकेंड वाला उसके बाद वाला 1 बार, और ये 2 बार। तो ये पहला और दूसरा एक जैसा है। अब तीसरा का बात करेंगे तो देखिए के आया तो के 2 बार आया, एल 1 बार आया, लेकिन यहाँ अगर एम आ रहा था, एल के बाद एम आना चाहिए था, तो एम दोनों एम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ एम एन हुआ है। क्या हुआ है, एम एन हुआ है, इसलिए यह अलग हो गया, असमान हो गया। लेकिन अगला मिला लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सी दोनों है, 2 बार सी आ गया, उसके बाद देखिए डी आ गया, और उसके बाद ई यानी ई आ गया। ठीक ना, तो इस तरह से सी डी ई हो गया। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ए बी और सी तीनों एक जैसा है, ए बी और डी तीनों एक जैसा है, लेकिन सी इसमें बिल्कुल अलग है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी की श्रृंखला को लिख लेते हैं। ठीक है, ए हो गया, इसके बाद बी लिखते हैं, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और देखेंगे एच आई जे के एल एम एन ओ। चलिए इतना पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए। चलिए इसमें से प्रत्येक तीसरा अक्षर को हम हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये पहला, ए पहला हो गया, बी दूसरा होगा, तीसरा अक्षर हट जाएगा, यानी सी हट गया है। ठीक है, चलिए डी ई, फिर तीसरा, तो पहला दूसरा ये एफ हट गया, फिर चलिएगा पहला दूसरा ये तीसरा हट गया, फिर देखेंगे पहला दूसरा ये तीसरा हट गया, फिर पहला दूसरा ये तीसरा हट गया। ठीक है, अब इसके बाद कर रहा है कि हटा दिया गया है, ये सभी को अब काउंट नहीं करना, जो हरे रंग से सो काउंट नहीं किया जाएगा। तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन होगा, तो नई श्रृंखला जो बनेगी उसमें क्या होगा, ए बी डी ई जी एच जे के एम एन, ये सब नहीं होगा, ये सब हट गया है। जो यहाँ पर हमने हरा हरा किया है ये सभी हट गए हैं। तो नई श्रृंखला बनेगी, तब इसमें 9 गो अक्षर गिन लीजिए। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, यानी नवा अक्षर क्या होगा, तो वह नवा अक्षर एम होगा। क्या होगा, नवा अक्षर एम होगा। तो बाएं से कहा जाए तो इधर से आपको चलना है, और दाएं से कहा जाता तो इधर से आपको चलना था, लेकिन बाएं से कहा गया है आप इधर से चलें, तो राइट आंसर इसका एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एम किस में है, तो एम आप यहाँ पर देख लेंगे, आपका ए में है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक अर्थपूर्ण शब्द बने। ये देखिए यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, इसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, यानी जिसका अर्थ निकलता होगा। तो देखिए बहुत हो सकता है, लेकिन आप यहाँ के अनुसार जो है वो क्या निकलेगा आपको बताना है। यानी 1 2 3 4, जी का कोड 1 है, टी का कोड 2 है, ए का 3 है, ई का 4 है, एन का 5 है, और एम का 6 है। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा, अभी GTNM इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसको बनाना है। ठीक है, तो ये नहीं होता है। तो देखिए ये बनेगा क्या, तो सबसे पहले आप देखिएगा छठा लेटर लेंगे तो एम होगा, छठा लेटर क्या होगा, एम होगा। फिर हम इसका तीसरा लेटर लें तो एम होगा, फिर हम इसका अगर यहाँ पर पहला लेटर लें तो जी होगा, और इसके बाद यहाँ पर अगर हम इधर से पहला लेटर हो गया, इधर से देखेंगे उसके बाद एन लेते हैं, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर लेते हैं ई 4 वाला लेते हैं, उसके बाद देखिए लेते हैं टी यानी 2 वाला। तो क्या बन गया, मैग्नेट। क्या बना, एक मैग्नेट बना, और मैग्नेट जो है एक अर्थपूर्ण शब्द बना, और ये जो है मैग्नेट का अर्थ निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द बन गया, और मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है। तो इस मैग्नेट का सीरीज किस प्रकार से हुआ आपको देख लेना है। तो मैग्नेट के लिए देखिए एम आया है, एम आया, देखिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एम आया, एम यानी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए लिए, ए मतलब 3 हो गया। उसके बाद जी लिए थे, जी मतलब 1 हो गया। एन लिए थे, एन मतलब 5 हो गया। उसके बाद ई लिया गया तो ई मतलब 4 है,
और यहाँ पर एक मैग्नेट टी लिया गया, टी का मतलब 2 है, यानी इसका सीरीज जो होना चाहिए वो 6 3 1 5 4 2 होगा, तो वह जाकर के एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो 6 3 1 5 4 2 किस में है? देखिए बी में है, तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया। इसी तरह से अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। अगला है शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब एक तर्क के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, एक सुटेबल होता है। ठीक है, तो शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए पेड़ है, पुस्तक है, कागज है, जिल्द है, कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से इसको हम सजाएंगे कि एक तार्किक क्रम में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेड़ आया होगा। ठीक है, सबसे पहले पेड़ होगा ना, उस पेड़ से क्या बना होगा? कागज बना होगा। ठीक है, और कागज से पुस्तक बनाया गया होगा, और पुस्तक से फिर पुस्तक पर जिल्द लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले हुआ पेड़ यानी ए नंबर, फिर उससे बना पुस्तक, वो हो गया बी नंबर, फिर उससे बना कागज। ठीक है, पेड़ से बना कागज, पेड़ से क्या बन गया? कागज बना। ये आर्थिक तार्किक शब्द गलत हो रहा था। पेड़, सबसे पहले पेड़ हुआ, पेड़ से कागज बन गया। ठीक है, और कागज से क्या बना आपका? उस कागज से हमने पुस्तक बनाया, और उस पुस्तक के ऊपर क्या लगाया? जिल्द लगाया। तो इस तरह से इसका एक तार्किक क्रम चल रहा है, जो कि क्रम्स होगा, यानी ACBD होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ACBD। ACBD किस में है? देखिए बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है हिंदी सेक्शन से। आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो 30 तारीख को परीक्षा होने वाली है, एकदम कंफर्म हो जाइए कि ये सारे प्रश्न आपके छपने वाले हैं और इसी तरह के आने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जो भाग ले रहे हैं सफलता सीरीज में, वो सभी सफलता सीरीज में अवश्य भाग लीजिए, क्योंकि यह सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पैसे की मोह नहीं देखेंगे। 250 रुपये में यह सीरीज चल रहा है कोर्स, आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि है, आपको बताना है कि पंजाबी की लिपि क्या होगी? देवनागरी, रोमन, बंगला या गुरुमुखी। देखिए यहाँ पर सारा आकलन परीक्षा का जो है आपका नोट्स बना दिया गया है, और वहाँ पर बना करके रख दिया गया है। आप चाहें तो 30 रुपये में प्रत्येक नोट्स अभी कभी परचेज करके एक बार परीक्षा देने जब भी जाइएगा, उसके पहले जरूर दे के जाइएगा ना, तो 1 नंबर 2 नंबर से फेल कभी कीजिएगा ना, तो फिर याद आएगा कि बोले थे कोई। ठीक है, इसलिए ले करके ही पढ़ ही लीजिएगा, तब ही जाइएगा। 30 रुपये में प्रत्येक नोट्स मिल रहा है। तो पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंतस्थ व्यंजन की पहचान कर। देखिए व्यंजन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है, और एक अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है ना, तो अंतस्थ व्यंजन में जो होता है आपका देखिए य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये जो 4 गो है, यह सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है? य आता है, र आता है, ल आता है, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें जो लिखा हुआ उसमें शुद्ध कौन है? ठीक है, देखिए सने जो होता है इस तरह से नहीं लिखा था, ये गलत लिखा हुआ है। सने इस तरह से लिखा था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अस्पष्ट ऐसे नहीं लिखा था, अस्पष्ट इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो इसमें क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। ठीक है, तो सने जो है अशुद्ध है, अस्पष्ट जो है अशुद्ध है, यानी शुद्ध हमको जो मिल रहा है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सने है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सने है, तो सने इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद है। हिमालय का सही संधि विच्छेद है, हिमा जोड़ालय, हिना जोड़ालय, हिम जोड़ालय या कोई नहीं। ठीक है, तो हिमालय का जो सही संधि विच्छेद है हिम जोड़ालय है, और यह 1001 बारी प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया गया है। जहां भी जाइएगा ये प्रश्न पूछते ही रहता है। ठीक है, बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था किया जाता है? देखिए तो बालक विकास जो है, जो पढ़ना है चैप्टर, इसका नोट्स बना दिया गया है। आप लोग यहाँ पर CDP का सारा नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है? पूरा देखिए हाथ से बनाया गया है और पूरा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है ना, तो सारे को यहाँ पर ऑनलाइन अवश्य परचेज करके एक बार पढ़ लेंगे 30 रुपये में। देखिए तो बाल विकास की जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को हम लोग देखिए कहते हैं, पहला होता है जो होता है शैशवावस्था, फिर देखिए होता है बाल्यावस्था। क्या होता है? बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था, और फिर होता है वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था जो माना जाता है वो 0 से
5 और कहीं कहीं 6 भी मिलता है, ठीक है। तो 0 से 5 मिले या 0 से 6 मिले, वो सभी सहसवा अवस्था में आता है, या 1 से भी मिलता है तो सहसवा अवस्था में आता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 1 से 5 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान किया गया है, किसके द्वारा? कोहलवर्ग के द्वारा, एरिस्टन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। तो देखिए बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान किया गया है वो आपको जीन पियाजे वैज्ञानिक के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, और यह प्रश्न 501 बार पूछा गया है। जरूर देख लीजिएगा आप लोग सभी को, और सभी को नोट्स तो अवश्य परचेज कर लीजिए। खिलौना की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशव अवस्था या सभी, ठीक है। तो खिलौना की आयु जो कहा जाता है वो आपको यहाँ पर पूर्व बाल अवस्था को हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर जो सेंटेंस ऑप्शन इन सेंटेंस में से ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको आप कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब या जिसको आप कह लीजिए सहायक क्रिया को चुनना है। सेंटेंस है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। देखिए इसमें इस सेंटेंस में कौन क्या चीज़ है ये आप जान जाएंगे यहाँ पर। तो इस सेंटेंस में कौन क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ही जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, और इज जो है देखिए जो सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है ना उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। प्ले जो है देखिए यहाँ पर वर्ब है, मूल वर्ब जिसको हम लोग कहेंगे, और फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में सारी चीज़ों को चुनने हमें आना चाहिए क्योंकि प्रश्न में दे दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ आपका जो हो गया इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड, ये सारा चीज जो है हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। सेलेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस, आई रीड यूनिवर्सिटी। इसमें क्या भराएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ए, एन, द या नॉन ऑफ दिस। देखिए आर्टिकल को जब भी आपको भरना हो तो आप देखिए बच्चे जैसा नहीं करेंगे, साउंड्स को ध्यान देंगे कि उच्चारण क्या हो रहा है, ठीक है। उच्चारण यदि अ से लेके अ तक का हो रहा है तो यहाँ पर लगाइएगा देखिए एन, और उच्चारण क से लेके ज्ञ तक में आ रहा है तो उसको लगाइएगा ए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यही लिखते हैं ना आप सभी, यूनिवर्सिटी। इससे पहला लेटर य का हो रहा है, य का मात्रा है। यह किस में आता है? स्वर में आता है या व्यंजन में? तो यह जो है आपको व्यंजन में आता है, य, र, ल, व, ये सभी व्यंजन चल रहे हैं, क से ज्ञ तक में आएंगे, ठीक है। तो जो व्यंजन में चलेगा तो उसके पहले आप ए लगाएंगे, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा। नहीं तो आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप एन लगा दीजिएगा यू को दे करके। अगर लेटर को दे करके लगाइएगा तो एन लग जाता, लेकिन आपको उच्चारण को दे करके लगाना है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सेलेक्ट करेक्ट सेंटेंस। इसमें से उस सेंटेंस को चुनिए जो सही है। राम डू नॉट ईट्स अ मैंगो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रहा है राम डू नॉट ईट्स अ मैंगो, तो राम के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या वो डू लगता है क्या? तो ही, सी, ईट नेम के साथ डू नहीं लगता है बल्कि डज लगता है। तो ये तो यहाँ ऑलरेडी गलत हो गया कि डू नहीं लगेगा, राम के साथ डू लगेगा ही नहीं। अगला है राम डज नॉट ईट्स अ मैंगो। चलिए राम है, राम के साथ डज नॉट लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ईट्स लगा हुआ। आपको हम बता देते हैं कि जैसे किसी भी वाक्य में डू या डज नॉट लगता है, डू या डज लगने के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, न कि उसमें वर्ब का पांचवा रूप, न वर्ब का चौथा, न वर्ब का तीसरा, कुछ नहीं होगा, उसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो ये यहाँ गलत है कि ईट्स जो है वो वर्ब का पांचवा रूप है, ये लगा हुआ है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है राम डज नॉट ईट ए मैंगो, यानी डज नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा जो ईट होगा, ये बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ते हैं? आपको बताना है कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो ध्रुव तारा हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है? रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक है आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए रमेश पत्र चश्मा से पढ़ता है, यानी अगर कोई काम किसी साधन के थ्रू हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, किसी साधन से हो रहा है, तो देखिए
यहाँ पर से जो है दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको करण कारक के लिए भी से लगाया जाता है और अपादान कारक के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा से करण कारक के लिए होगा और कौन सा से अपादान कारक के लिए होगा वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है करण कारक में से का जो प्रयोग होता है वो किसी साधन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? साधन के लिए। तो यदि साधन से कोई काम किया जा रहा है और उसमें से का प्रयोग किया गया है तो आप करण कारक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, अगला है रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आया है रमेश एक मोबाइल खरीदा, वह मोबाइल बहुत ही अच्छा है, इसमें सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रमेश जो है यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के बदले हम फिर एक ही चीज़ का रिपीटेशन बार बार संज्ञा के तरफ से नहीं करते हैं। तो संज्ञा के बदले में हम जो शब्द लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी वह जो यहाँ पर संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है वह यहाँ पर जो है आपका सर्वनाम है। क्या है? आपका सर्वनाम है। इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है आपको बताना है कि इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है। राम पढ़ा, सीता सोई, राधा पुस्तक पढ़ती है, श्याम सो रहा है, इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है? ठीक है, तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता साथ में हो। ठीक है, वैसी क्रिया जिसमें यहाँ पर क्रिया जो है उसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिसके साथ कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसमें आप देखिए ये कर्ता है, ये देखिए कर्म है और ये देखिए क्रिया है। तो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहे वो होगी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापका या सभी। तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। हम तो आपको ये बता देते हैं कि इंग्लिश का देखिए यहाँ पर सारे आपको जो जैक में जो प्रश्न आने हैं, जैक मॉडल का सारा प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया है। सिर्फ आप प्रत्येक सब्जेक्ट 30 रुपीज़ परचेज पेमेंट करके आप यहाँ से टोटल नोट्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको NCERT JCERT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो हाथ से लिखा हुआ नोट्स बना हुआ है। तो आप मोबाइल नंबर देखने के बाद अभी जरूर जुड़ जाइएगा, नहीं तो 1000 इंपॉर्टेंट सीरीज के टेस्ट में आप अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए प्लूटो को जो है यहाँ पर बौना ग्रह के नाम से बोला गया है क्योंकि ये जो है जो ग्रह होने का जो यहाँ पर शर्त था उसको नहीं शर्त पूरा कर पा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर जो 9 ग्रह थे उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, जापान, रूस या अफगानिस्तान। इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है उसके लिए आप याद रखिएगा, एक ट्रिक हमने इसके पहले दे दिया है। बचपन में MBA किया, क्या हमने बताया था? बचपन में MBA किया, ये ट्रिक आपको दिया गया है। जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो है रामबाण काम करेगा, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर जो 350 का आपका पैकेज चल रहा है उसमें जरूर आप परचेज कर लीजिएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जा रहा है यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए। ठीक है, तो बहुत से हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा और अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर उसमें से एक ही नाम केवल आ रहा है, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपका देखिए हो जाता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। 1001 बार प्रश्न पूछे गए हैं। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक ये सब जो होता है उस पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो चींटी का डंक होता है उसको काटने के बाद क्या होता है तो बहुत ही जो है वहाँ पर आपको दर्द होता है। उसका कारण जो होता है वो चींटी अपने साथ जो है वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं आपके शरीर में जो फॉर्मिक अम्ल छूट जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जलन होता है, चुभन होता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला सेक्शन आपका मैथ से होगा। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावे। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत ही बार बार पूछते हैं, आप याद रखिएगा, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें 1 जोड़ा जाता है
अब पूर्ववर्ती संख्या में जो संख्या दिया गया है उसमें से एक घटाया जाता है, ठीक है। तो 1001 का पूर्ववर्ती पूछा है तो एक आप घटाएंगे, तो 1001 में से आप जब एक घटाएंगे तो आपके पास बचता है 1000। क्या बचता है? 1000। तो 1001 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 1000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है संख्या 3, 2, 5, 4, 6 में 2 का स्थानीय मान बताओ। है संख्या 32,546 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान से एक प्रश्न आपके हमेशा रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। तो इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, तो 6 इकाई स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6, 4 दहाई स्थान पर है तो इसका मान 40, 5 देखिए है तो 5 और उसके आगे क्या अंक है? 2 अंक है, तो 500 इस तरह से बनाया जाता है। तो 2 है, 2 के आगे 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दीजिए, यानी 2000 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो आपको सारा डिटेल्स दे दिया गया है। आप हमारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा। और यहाँ जब नोट्स और वीडियो आप दोनों देखेंगे तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों को सॉल्व अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भिन्न 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है? आपको बताना है कि भिन्न जो है 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसको बड़ा छोटा पता करने के लिए आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, 3/4 और 5/2 हम लिख लिए और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6 आएगा और 4 को 5 से गुना कीजिए तो 20 आएगा। अब आपको देखना है कि 6 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, तो 20 किधर वाला में आया था? 5/2 वाला में आया है, तो 5/2 बड़ा है, आपको लिख देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2। एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 50 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी का मान बताइए क्या होगा? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, जिसको हम कह लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इक्वल होता है कितना? देखिए 180 डिग्री होता है ना। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 120 डिग्री और एक कोण बच गया है सी, ठीक है, सी, और इसको मिलाकर होगा 180 डिग्री। तो 180 की तरफ ले जाइएगा 120 डिग्री वाला को, तो ये जब बॉर्डर मतलब बराबर को जब पार करता है तो ये जो प्लस चिन्ह है वो माइनस चिन्ह में जाता है, ठीक है। तो 180 में से 120 जब आप घटाएंगे तो आपको देखिए आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री दिया हुआ है सी में, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो आप सभी का भी सही आंसर आ रहा होगा, आप लोग सभी सही जवाब दे रहे होंगे। तो आप जरूर, आपके जो भी शिक्षक मित्र लोग हैं अभी तक यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्स या नाइफी, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है देखिए नाइफ्स होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइफ्स होता है आपको। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या इसका सही स्पेलिंग है? रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है। तो रिसीव का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो RECEIVE, ठीक है, RECEIVE होता है आपका इसका सही स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? फरवरी FEBRARY, FEBRURY, FEBRUARY, FEBRBRY, क्या होता है? तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग में फरवरी का होता है FEBRUARY, करेक्ट आंसर सी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर या अगस्त। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग जो लिखा हुआ है वो आपका फरवरी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? फरवरी का लिखा हुआ है। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर कोई शिक्षक श्यामपट पर लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, तो उस शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो एक शिक्षक के लिए अगर आप श्यामपट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए होता है लेखन में स्पष्टता। आपका जो लिखा हुआ चीज़ है वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे यहाँ पर आसानी से देख सके और समझ सके, ठीक है। अगला है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। आप शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो इसका जो उपाय है वो आपको करना होगा कि उस बच्चे को बुला करके उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तभी जाकर के पता सही चल पाएगा कि बच्चा विलंब करने का क्या कारण है। तो उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे राइट आंसर सी होगा। राम किसी पंक्ति में ऊपर से 20वां स्थान पर है और उसी पंक्ति में नीचे से 21वां स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए
एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ रहेगा और एक ही व्यक्ति दो जगह है। राम जो है, राम ऊपर से भी 20वां है और नीचे से भी 21वां है, तो ये राम जो है आपका देखिए दो जगह हो गया, तो उस पंक्ति में राम कहीं एक जगह ही होगा। इसलिए जब टोटल संख्या निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो संख्या दिया हुआ है 20 और 21 यही दिया हुआ है, उसमें से आप एक घटा देंगे, ठीक है। 20 और 21 41, 41 में से एक जाएगा तो आपका बच कितना जाएगा, 40। इसका राइट आंसर देखिए 40 हो जाएगा। और यह किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। अगला है ACFJ, क्या इसमें भराएगा, ठीक है। ए और बी, सी के बीच में दिखेगा बी गायब है, सी और एफ के बीच में दिखेगा डी और ई गायब है, एफ और जे के बीच में देखिएगा तो GHI 3 गायब है। तो अब जे से आगे जो है 4 गायब होगा, यानी जे के बाद KLMN, 4 के बाद क्या लिखाएगा तो ओ होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ओ होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इसमें कौन सी अक्षमता बच्चों में ऐसी है जो जन्मजात होती है, जन्म लेने के बाद नहीं, वो जन्मजात ही होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो जन्मजात नहीं, वो कभी भी हो सकता है। श्रवण दोष कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। मूक बधिर आदमी कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखिए मंद बुद्धि होता है, ये बच्चा जन्म से ही पैदा होता है, मंद बुद्धि बच्चे। ठीक है, तो मंद बुद्धि ऐसा है जो क्षमता जो है जन्मजात होती है, वो दोबारा इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? लोगों को जो सुनने में कमी होती है तो उसके सुनने की क्षमता की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु। तो देखिए जिनको सुनने की क्षमता यानी जो इनका आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, तो उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग करके पता किया जाता है कि सुनने की क्षमता क्या है और क्या नहीं है। अगला है, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और यहाँ पर सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा यानी कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, अगर वह यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहा है, मूक बधिर है, वह बोल नहीं पाता है, तो उसकी शिक्षा किस में दिया जाता है? तो देखिए अगर एक बोलना है तो एक देंगे, दो बोलना है तो दो गो का संकेत देते हैं, तीन है तो तीनों का संकेत देते हैं। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो किसको पढ़ाया जाता है? तो वो मूक बधिर बच्चा को पढ़ाया जाता है। जो मूक बधिर होते हैं उनको यहाँ पर सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मूक बधिर इसका आंसर होगा। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? बहुत लोगों को से आपने सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो ये देखिए यही प्रश्न है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो देखिए अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आज के समय में आत्मसम्मान पर जरूर ठेस पहुंचेगा, आत्मसम्मान पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगला है सीखने की क्षमता। देखिए सीखने की क्षमता का आर्थिक स्तर से कोई संभव नहीं है, कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि जिनमें सीखने की क्षमता होगी वह कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना का काम हर समय और हर जगह चलते रहता है। इसलिए ये आपसे जो प्रश्न पूछा है कि सीखने की क्षमता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर देखिए आपका बी ही है। सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कमजोर वर्ग का बालक भी जो मेहनती है वो डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर पुलिस बन सकता है, और एक जो अमीर वर्ग का बालक है वो भी चोर और डाकू बन सकता है। इसमें आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जितने भी बड़े घराने के लोग होते हैं सिर्फ यहाँ पर अच्छे ही जॉब में होते हुए खराब में नहीं आते। ठीक है, इसलिए आर्थिक स्तर यहाँ पर इसके कोई रिलेटेड नहीं है। उच्च संस्थान में प्रवेश, इसमें आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च संस्थान में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मैंने उसमें प्रभाव पड़ता है। जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। आपका जीवन यापन निम्न होगा अगल बगल इलाके के आदमी की अपेक्षा, तो जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? सीखने की क्षमता पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पेडागोगी सेक्शन के अंतर्गत था। तो आपको हर सेक्शन का इसमें प्रश्न मिलता है, तो आप सभी डेली वीडियो को शाम 7 बजे अवश्य देख लिया कीजिएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? जो भारतीय सेना होती है उसके तीनों अंग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अंगों का प्रमुख होते हैं। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? ये सेलुलर जेल बहुत ही फेमस जेल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस जेल को और किस जेल के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुग्ण जेल, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? 5 लाख बार प्रश्न पूछ दिया गया है, जितना कहिएगा उतना ही कम है। गधा, घोड़ा, ऊंट या हाथी, किसको कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान को जहाज। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा का नाम बताइए। भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर लेह है, शिमला है, श्रीनगर है या गुवाहाटी है, कहाँ पर है? तो लेह जो है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है, जहाँ पर सैनिकों को ले जाया जाता है। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सही शब्द है, इसमें सही शब्द कौन है बताना है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या या ईर्ष्या, कौन सा सही शब्द है आपको बताना है। ठीक है, सही शब्द देखिए एक आपका हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ईर्ष्या जो लिखा जाता है, देखिए ई आधा स और या के ऊपर र होता है, ईर्ष्या होता है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं इसमें डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का अर्थ क्या होता है? खेद होता है, शोक होता है, दुख होता है या शारीरिक असुविधा होता है? क्या होता है कष्ट का मतलब? तो देखिए खेद मतलब क्या होता है? किसी चीज पर काम करने के लिए मिला और हम काम नहीं किए तो वहां पर खेद व्यक्त कर पाते हैं। शोक का मतलब कि किसी भी परिवार में यदि किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु हो जाता है तो वहां पर शोक की लहर होती है, कोई खराब काम हो जाता है तो शोक हो जाता है। और दुख का मतलब यहाँ पर देखिए होता है, दुख जो होती है एक के किसी बातों की दुख हमें पहुंच जाती है, वो दुख जो हमें दिल से लगता है वो दुख हो गया। और शारीरिक असुविधा जो होती है वो देखिए आपका कष्ट होता है। आपके अगर अंदर शारीरिक किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमें कहते हैं कि बहुत कष्ट है। ठीक है, दुख को देखिए कष्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, आप दिमाग में रखिएगा। शारीरिक असुविधा जो होती है वो आपको कष्ट हो देता है ना। अगर आपके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है तो ये कष्ट आपको होता है। ठीक है, तो शारीरिक असुविधा आएगा कष्ट के अंतर्गत। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है? बताना है आपको। आवरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा नया उपसर्ग लगाइएगा तो वो नया शब्द बनेगा। नील लगाने पर बनेगा, नीवा लगाने पर बनेगा, परी या परिया, क्या लगाने पर बनेगा? ठीक है, देखिए आवरण शब्द हमें दिया हुआ है, आवरण दिया हुआ है ना, इसमें एक शब्द हम लगाते हैं, देखिए परी, क्या बोलते हैं? परी और जोड़ आवरण। तो ये जो पहले लगाती है उपसर्ग है, तो हमने क्या लगाया? परी उपसर्ग लगाया, तो एक नया शब्द बनता है, वो देखिए होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर परि शब्द लगने से एक नया शब्द जब हम लगाएंगे उपसर्ग तो वो नया शब्द बनेगा, इसका राइट आंसर परि हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास आपको बताना है। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी का मतलब है 8, अष्ट मने 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्याय का समाहार। ठीक है, 8 क्या चीज है? संख्यावाचक है। और द्विगु में दो, द्विगु मने 2 होता है, ये भी क्या है? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो उसको द्विगु में डालेंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सेलेक्ट करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनिए, क्या लगेगा? यू डू नॉट ए मैंगो, यू डू नॉट ए मैंगो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा आपको बताना है। ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा या ईट्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ईट होगा, क्योंकि याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट निगेटिव आ जाए तो इसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होता है। डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, न कि V5 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसलिए ईट वर्ब का पहला रूप है, तो इसका राइट आंसर ईट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच। कैच मतलब यहाँ पर जो पकड़ना हो गया उसका पास्ट टेंस में क्या होगा? कैच जो है आपका प्रेजेंट का है, इसका पास्ट में क्या होगा? तो पास्ट में क्या होता है? काप्ट होता है। क्या होता है? काप्ट होता है, CAUGHT। इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है, राम कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौती बेटा का तस्वीर है, तो वह तस्वीर किसका है आपको बताना है। ठीक है, राम कहता है कि वह मेरी माँ, देखिए राम है, यहाँ पर राम है और यह कह रहा है, क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, एक तस्वीर यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, इस तस्वीर के बारे में क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ, यह जो तस्वीर है मेरी माँ, राम की माँ का इकलौता बेटा का तस्वीर है, वह तस्वीर किसका है, तो वो समझिए राम खुद है, राम खुद ही वह लड़का है जो बता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर राम हो जाएगा। अगला है आपका 34, फिर है 12, फिर है 02, फिर 00, अगला क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है आपको बता देते हैं। 0 आंसर होगा या 12 आंसर होगा या 13 होगा या 5 होगा। ठीक है, देखिए 3 4 है ना, 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12। देखिए इसमें 12 है ना, अब 12 में कौन कौन डिजिट है, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2, 2 को लिखेंगे हम 0 2 लिखेंगे ना। अब देखिए 0 2 हमारे पास है, तो 0 और 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 और 0 आएगा ना। अब अगला क्या होगा, तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो अगला आंसर आपका 0 होगा जो कि ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मैथ सेक्शन के अंतर्गत है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है और उनका अंतर 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दो संख्याओं का अनुपात है, अनुपात, तो एक संख्या को हम क्या मान लिए x और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे 4x, उनका अंतर 21 है, तो इसको घटाइएगा, 4x में से x घटाइएगा तो 3x, अंतर 21 है तो 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुना के रूप में है तो हम काट सकते हैं, 3 7 21, यानी x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो दोनों संख्या कौन हो गई, तो x का मान देखिए 7 हो गया और यहाँ पर 4x है, इसका मतलब 4 × 7 करेंगे तो 28 हो गया, तो वह संख्या 7 और 28 हो सकता है या 28 और 7 हो सकता है। ठीक है, तो 28 और 7 किस में दिया, देखिए डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, आपको बताना है कि x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। x + 3 x - 2, x + 3 x - 3, x + 2 x - 2 या x + 4 x - 3 क्या होगा। ठीक है, देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x² और 9 को हम देखिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया a² - b², क्या होगा आपका फॉर्मूला, तो a + b इंटू क्या हो गया a - b, यानी x + 3 × x - 3 किस में है, तो देखिए b में है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए आप याद रखिएगा मैथ के लिए, नहीं तो आपको बहुत पीछे जा सकते हैं ना। अगला देखिएगा, 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा आपको बताना है, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया या 500 रुपया, कौन सा आपका ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपये है, तो उसी का 5 वर्ष में कितना होगा, तो 1 वर्ष में 80 है बताइए। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना होगा, तो 80 × 5 कीजिए ना, 80 × 5 कितना हो गया 400, यानी 400 रुपया ब्याज होगा, किस में है ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एक डायरी का क्रय मूल्य 160 है, यदि दुकानदार उसे 20% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है, देखिए 160 है और उस पर हानि कितना हो जा रहा है, देखिए उससे 20% की हानि हो रहा है, तो 20% यानी 20/100, 0000 कट गया, यानी 32 रुपया है, 32 रुपये का कितना हो रहा है हानि हो रहा है। तो अब वो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी वो बेचाया कितना में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब वह वस्तु का है तो आपको 160 रुपया था, 160 रुपया था, उसमें से आपको नुकसान हो गया, उसमें से आपको नुकसान हो गया। ठीक है, कितना नुकसान हुआ, तो 160 और 160 का 20% यानी 32, यानी कितना हो गया 32 नुकसान हो गया ना। एक डायरी का 160 है, उसे 20% हानि पर, तो 32 रुपये का नुकसान हो गया आपको, तो नुकसान हो गया, तो 160 में से 32 घटाइएगा तो आपको देखिए 10 में से 2 गया, 8 बच गया और इधर बच गया आपको 15 में से 3 तो 2, 128 रुपये, यानी वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा अब, तो 128 रुपये हो जाएगा। 128 किस में है, तो 128 देखिए आपका आंसर जो है वो बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों